हेलो फ्रेंड्स, राजंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तावना में संशोधन और यह प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना में संशोधन को लेकर कई बार चर्चाएं हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन या प्रस्तावना संसद का संविधान का भाग है या नहीं को के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें देखते पहले बेरुबारी वाद, क्योंकि 1960 में ये विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था। जो इस विवाद का पहले सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला देते हुए इस बेरुबारी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला देते हुए माना या यह फैसला दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। क्या फैसला दिया मित्रों? संविधान का अंग नहीं है। क्या प्रस्तावना जो है संविधान की, वो संविधान का अंग नहीं है। ये 1960 में बेरुबारी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है। इसके बाद केशवानंद भारती नाम से एक विवाद हुआ। केशवानंद भारती नामक व्यक्ति ने एक वाद को खड़ा किया या सुप्रीम कोर्ट में गए वो इस भाग को लेकर। ये 1973 की घटना है। कब की घटना है मित्रों? 1973 की घटना है। इस वाद में या इस वाद के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 137 का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये अनुच्छेद 137 क्या है? ये अनुच्छेद 137 ये प्रक्रिया है कि इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले को बदल सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 137 के तहत। ठीक है। तो अब इस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व में दिए हुए निर्णय को बदल दिया। अनुच्छेद 137 वह शक्ति प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय को कि वो अपने दिए हुए फैसले को बदल सकता है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 137 के अनुसार। तो 1973 में केशवानंद भारती नामक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसी अनुच्छेद का उपयोग करते हुए 1960 में बेरुबारी वाद, कब? 1960 में जो फैसला सुनाया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इस फैसले में परिवर्तन करते हुए अनुच्छेद 137 के माध्यम से परिवर्तन करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। संविधान का अंग है। ठीक है मित्रों। ये किस आधार पर बदला उन्होंने, या कौन से अनुच्छेद के अनुसार बदला इस फैसले को? अनुच्छेद 137 के अनुसार बदला। ठीक है मित्रों। तथा संविधान ने यह भी स्पष्ट किया, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया
कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामले में अपने फैसले को बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्योंकि वह संविधान का अंग है, लेकिन उस भाग में संशोधन नहीं होगा जो भाग इसके मूल ढांचे से संबंधित है। ठीक है, उसके मूल ढांचे से संबंधित भाग में, मूल ढांचे से संबंधित भाग में संशोधन नहीं होगा। ठीक है मित्रों, संशोधन नहीं होगा। ठीक है मित्रों, ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। अनुच्छेद 160 के अनुसार बैरूबारीवाद 160 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का अंग, वो प्रस्तावना है जो संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद 173 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 137 का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और स्पष्ट किया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस भाग में संशोधन नहीं होगा जो मूल ढांचे से संबंधित है, जो मूल ढांचे से संबंधित है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद एक और नया विवाद आया, SR बम्बई वाद 1994। SR बम्बई वाद 1994। ठीक है मित्रों, अब देखिए ये वाद क्या था। इस वाद के अनुसार, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा मूल ढांचे से भी इसका संबंध है, मूल ढांचे से भी संबंध है। ठीक है मित्रों, ठीक है। जो SR बम्बई वाद 1994 है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का विभाग है और मूल ढांचे का भी भाग है। ठीक है मित्रों, तो ये संशोधन से संबंधित 3 विवाद थे। पहला वाद तो था बारूबारीवाद 1960 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, वह संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती ने 1973 में एक फिर पिटीशन लगाई और उस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस भाग में संशोधन नहीं होगा जो मूल ढांचे से संबंधित होगा। यह संविधान से मूल ढांचे के साथ उसका संबंध जुड़ता है, उस भाग में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन SR बम्बई वाद 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसका संबंध मूल ढांचे से भी है। ठीक है मित्रों, तो प्रस्तावना में
केवल एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? एक बार संशोधन किया गया है, जिसमें एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्षता 3 शब्दों को जोड़ा गया है। इसके बाद हम देखते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ये हमारी प्रस्तावना की चर्चा पूरी हुई। इसके बाद हम देखते हैं अनुसूचियां। ठीक है मित्रों, 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का गठन हुआ, उस समय अनुसूचियां थी 8, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तन के साथ साथ ये अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर हो गई 12। फिलहाल वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इनमें से हम पहली अनुसूची के बारे में चर्चा करें। प्रथम अनुसूची। ठीक है, तो जो प्रथम अनुसूची है, इस अनुसूची का संबंध है संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन। इस अनुसूची में संघ, भारत संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। ठीक है मित्रों, वर्णन है पहली अनुसूची में। इसमें भारत संघ, भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, इनकी सीमाओं के बारे में वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। द्वितीय जो अनुसूची है, इस अनुसूची में अधिकारियों के वेतन से संबंधित जानकारी है। वेतन से संबंधित है, वेतन से संबंधित है दूसरी अनुसूची। तृतीय जो अनुसूची है, इस अनुसूची में जो विभिन्न पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनके शपथ का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? शपथ का प्रावधान है। ठीक है मित्रों, ठीक है। इसके बाद चौथी अनुसूची है। इस अनुसूची में क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन है। राज्यसभा सीटों का आवंटन है। सीटों का आवंटन यानी राज्यसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। ये किस अनुसूची के आधार पर बनाए गए हैं? संविधान की चौथी अनुसूची के आधार पर बनाए गए हैं। वर्तमान में जो व्यवस्था है, राज्यसभा सीटों का आवंटन है, जो 1971 की जनगणना के आधार पर, जो 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक रहेगा। ठीक है, यानी चौथी अनुसूची के आधार पर देश में राज्यसभा से संबंधित या राज्यसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। अब इसका निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है और ये निर्धारण इस जनगणना के आधार पर 2026 तक यथावत बना रहेगा, यानी ऐसा ही रहेगा। ये ऐसी ही रहेगी। 250 जो राज्यसभा सीटें हैं, 250 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं अधिकतम, ये 2026 तक ये व्यवस्था रहेगी। इसके बाद इसमें परिवर्तन किया जाएगा। पांचवी जो अनुसूची है, इस अनुसूची में जातियों से संबंधित है और जातियों में भी संबंधित है। ठीक है, विशेषकर SC और ST से। ठीक है, SC और ST से
5वीं जो अनुसूची है, इस अनुसूची में जातियों से संबंधित उपबंध हैं, ठीक है, जिनमें एससी और एसटी ये कैटेगरी के बारे में विवरण किया गया है 5वीं अनुसूची के माध्यम से। यानी संविधान की 5वीं अनुसूची एससी एसटी ये जातियों पर से संबंधित उपबंधों का वर्णन करती है। कौन सी अनुसूची करती है जातियों का वर्णन या एससी एसटी कैटेगरी का वर्णन? 5वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची करती है? 5वीं अनुसूची करती है, ठीक है मित्रों। इसके बाद जो छठी अनुसूची है, इस अनुसूची में, छठी अनुसूची में उत्तर पूर्व क्षेत्र के जो राज्य हैं, क्षेत्र के जो राज्य हैं, उत्तर पूर्व के राज्यों से संबंधित उपबंध हैं, से संबंधित उपबंध है, ठीक है। कौन सी अनुसूची में? छठी अनुसूची में, ठीक है। जिनमें वो ये राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है मित्रों। छठी अनुसूची में उत्तर पूर्व क्षेत्र से के राज्य जो हैं उनसे संबंधित उपबंध हैं, जिनमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों से संबंधित उपबंध है, जिसमें इस जनता का इस क्षेत्र के बारे के विकास के लिए प्रयास क्या क्या क्षेत्र, क्या क्या सुविधाएं हो सकती है, विशेष अधिकारों से संबंधित कुछ विवरण किया गया है, जो छठी अनुसूची में वर्णित है। छठी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है मित्रों। इसके बाद 7वीं अनुसूची जो है, इस 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? सूचियों का, सूचियों का वर्णन है, ठीक है। तो सूचियों का वर्णन कौन सी सूचियां हैं ये? कि वे सूचियां हैं जो संविधान में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, सत्ता के विभाजन के लिए उनका वर्णन किया गया है, जैसे संघ सूची या केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। कौन सी अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है मित्रों। अब इनमें संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 61 और इसमें 52 विषय शामिल होते हैं समवर्ती सूची में, ठीक है मित्रों। संघ सूची में 97, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल होते हैं। तो ये 7 अनुसूचियों का हम वर्णन कर चुके हैं, जिसमें पहली अनुसूची का संबंध संघ के और राज्य क्षेत्रों के सीमांकन से संबंधित है, और इसमें वर्णन किया गया है प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में अधिकारियों के वेतन से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी आते हैं। इसके बाद तृतीय जो अनुसूची है, इसमें सर्वोच्च पद पर जो अधिकारी नियुक्त होते हैं उनकी शपथ का प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। इस जो सीटों का आवंटन किया गया है, ये आवंटन 1971 की जनगणना से किया गया है, जो 2026 तक रहेगा, ठीक है। 5वीं अनुसूची जो है, इस अनुसूची में जातियों से संबंधित है। यह अनुसूची जातियों से संबंधित है, जो एससी और एसटी का इसमें वर्णन किया गया है। छठी अनुसूची है, ये उत्तर पूर्व के क्षेत्रों से संबंधित है, जिसमें इन राज्यों के विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा 3-4 राज्य शामिल होते हैं। 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन किया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और दोनों सरकारें मिलकर जो कानून बनाती है उनके बारे में, उन विषयों का वर्णन किया गया है, जिसमें संघ सूची में 97 विषय शामिल होते हैं, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 8वीं अनुसूची, जिसमें भाषा, ये अनुसूची भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ सूचियों से संबंधित है। छठी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य से
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य उनसे संबंधित है। 5वीं अनुसूची में जातियों से संबंधित उपबंध है। और जो चौथी अनुसूची है, इस चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों के आवंटन किया गया है। तीसरी सूची शपथ से संबंधित है। और दूसरी अनुसूची जो है वो वेतन, अधिकारियों के वेतन से संबंधित है। और प्रथम अनुसूची में सीटों का आवंटन हुआ कि संघ और राज्य का वर्णन किया गया है। ठीक है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, भाषा से संबंधित है। याद इस तरह से कीजिए कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। भाषा से संबंधित है। अब इसमें देखिए समझने की बात क्या है कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो इस अनुसूची में जो भाषा से संबंधित थी, इन भाषाओं में संख्या थी 14। कितनी थी? 14। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है। कितने भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन अब इस 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं जोड़ी गई हैं, नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। जैसे 15वें नंबर पर जो भाषा जोड़ी गई है वो भाषा है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा है। इस सिंधी भाषा को 21वें संशोधन के द्वारा, 21वें संशोधन, संविधान में 21वां संशोधन करके इस भाषा को जोड़ा गया है। कब? 1973 में। कब जोड़ा गया? 1967 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1967। ठीक है। कौन सी भाषा को? सिंधी। ये थी 15वीं भाषा। इसके बाद जो 16वीं भाषा संविधान में शामिल हुई है वो है नेपाली। 7वें नंबर पर जो भाषा शामिल हुई है वो भाषा है मणिपुरी। और 18वीं जो भाषा है जो संविधान में शामिल हुई है कोंकणी। कौन सी भाषा है? कोंकणी भाषा है। अब ये जो तीनों भाषाएं हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो भाषाएं हैं तीनों, ये भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संशोधन के द्वारा, संविधान में 71वां जो संशोधन किया गया उस संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1992 में जोड़ी गई। ठीक है मित्रों। कौन कौन सी तीन भाषाएं? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये तीन भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। इनके बाद 19वें नंबर पर जो भाषा थी वाडो, वाडो और बाडो और डांगरी। 20वें नंबर पर डांगरी। 21वें नंबर पर थी मैथिली। 21वें नंबर पर मैथिली, मैथिली भाषा। और 22वें नंबर पर है, 22वें नंबर पर है संथाली। 22वें नंबर पर है संथाली भाषा। ठीक है। संथाली भाषा। अब ये चारों भाषाएं जो है, ये चारों भाषाएं संविधान में 92वां संशोधन करके, संविधान में 92वां संशोधन करके, संविधान में 92वें संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ी गई। कौन से? कब जोड़ी गई? 2003 में जोड़ी गई। ठीक है मित्रों। कब? 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ी गई। 8वीं जो अनुसूची है भाषा से संबंधित है। प्रारंभ में इस भाषा में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया जो 15वीं भाषा थी। इसमें
ये भाषा 1967 में जोड़ी गई संविधान में 21वां संशोधन करके। ठीक है मित्रों। इसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जो जिसमें नेपाली 16 नंबर की भाषा थी, यानी 16वें नंबर पर मणिपुर और कोंकणी, ये 71वें संशोधन के द्वारा 1992 में की गई। संविधान में 71वां संशोधन करके 1992 में जोड़ी गई। इसके बाद बाडो, डांगरी, मैथिली और संथाली, ये संविधान में 92वां संशोधन करके 2003 में संविधान में जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 2003 में। ठीक है मित्रों। संविधान में या इस अनुसूची में राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा, इस अनुसूची में राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं किया गया है। राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा का वर्णन, 8वीं अनुसूची में नहीं हुआ है। 8वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। ठीक है। कौन कौन सी भाषा का? राजस्थानी भाषा का और अंग्रेजी भाषा का। इनका वर्णन संविधान की जो 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है, इसमें वर्णन नहीं किया गया है। इसके बाद 9वीं जो अनुसूची है, 9वीं अनुसूची, अब देखिए संविधान में 8 अनुसूची थी, तो अब यहाँ ये देखिए कि जो 9वीं अनुसूची है, इनको कब संविधान में शामिल किया गया, कब जोड़ा गया, क्योंकि 8 अनुसूची तो पहले से ही थी जब संविधान का गठन हुआ, तो 9वीं अनुसूची को कब संविधान में जोड़ा गया? इस अनुसूची को प्रथम अनुसंशोधन के द्वारा, प्रथम संशोधन के द्वारा, इस अनुसूची को प्रथम संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया। ठीक है। कब जोड़ा गया? 1951 में प्रथम संशोधन के द्वारा। अब हमारे यहाँ एक चीज और क्लियर होगी कि संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? 1951 में। कब किया गया? 1951 में, और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब इसका संबंध, 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। ठीक है। भूमि सुधार के लिए। ठीक है। इसका संबंध, 9वीं अनुसूची का संबंध ध्यान रखना, किससे संबंध है? भूमि सुधार से संबंध है। ठीक है मित्रों। 10वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। ठीक है मित्रों। इसे संविधान में 52वें संशोधन के द्वारा, 52वें संशोधन के द्वारा, 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1985 में। ठीक है। कब जोड़ा गया? 1985 में। ये दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है मित्रों। जो 10वीं अनुसूची है, इसमें ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई, ये दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है मित्रों। इसके बाद 11वीं जो अनुसूची है, अब दल बदल जो कानून है, कानून तो बना है, लेकिन इस कानून पर 50% ही अमल किया जाता रहा है। 50% इस पर गौर किया जाता रहा है। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची को 73वें संशोधन के द्वारा, कब? 73वें संशोधन के द्वारा, 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। ठीक है मित्रों। कब? 73वें संशोधन के द्वारा,
73वें संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया और इसका संबंध है पंचायती राज शासन व्यवस्था से। कौन सी शासन व्यवस्था से? पंचायती राज शासन व्यवस्था से संबंध है। ठीक है मित्रों, कौन सी अनुसूची का? 11वीं अनुसूची का। और जो 12वीं अनुसूची है संविधान में, अनुसूची, इस अनुसूची का संबंध 74वें संशोधन द्वारा, 74वें संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में। ठीक है मित्रों, कब? 1992 में। कौन से अनुसंशोधन के द्वारा? 74वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब? 1992 में। और इसका संबंध है नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन की स्थापना करना, यह नगरीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है मित्रों, तो ये हो गई हमारी 12 अनुसूचियां। इन 12 अनुसूचियों में जो नवी अनुसूची है, इसको प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। तो पहला संशोधन कब हुआ? संविधान में 1991 में। इसका संबंध किससे है? नवी अनुसूची से भूमि सुधार अधिनियम जो था, या भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई। ये 1985 में हुआ 52वां संविधान। इसका संबंध दल बदल कानून से संबंधित है, या राजनीतिक दल जो अपने स्वार्थों के लिए एक दल से चुनकर आते हैं और दूसरा दल चुन लेते हैं, उस पर रोकथाम के लिए कानून बनाया गया और 10वीं अनुसूची के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया 1985 में। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। इसका संबंध पंचायत राज शासन व्यवस्था से है। और 12वीं अनुसूची का संबंध, यह 12वीं अनुसूची 74वें संशोधन के द्वारा 1992 में नगरीय स्वशासन से संबंधित है। 1992 में ये जोड़ी गई। तो मित्रों, ये थी हमारे संविधान में शामिल, या हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर ये आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।